मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। और अभी 3 महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव तलाशा है। माउंट आबू से थोड़ा निकलकर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। उस गांव की खुदाई हुई है, तो उस गांव की खुदाई में ब्लास्ट फर्नेस निकली, जिनमें कभी भट्टी हैं जो स्टील पकाने की रही होंगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले तक इस गांव के आसपास के इलाके में स्टील बनाने का काम होता था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही स्टेटमेंट पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 18वीं सेंचुरी के आसपास कोयंबटूर के इलाके में ऐसे 150 से ज्यादा गांव थे जहां स्टील बनाने का काम होता है। तो ये पूरे देश में जो स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज फैली हुई है, इसके बारे में विलियम एडम का अप्रॉक्सीमेट है, एक अप्रॉक्सीमेशन है, अनुमान है कि शायद हिंदुस्तान में, वो लिख रहा है कि शायद हिंदुस्तान में 80 से 90 लाख टन स्टील बनता है 1820 में। और उस समय यूरोप के 12 देशों में कुल मिलाकर मुश्किल से 30 से 40 लाख टन स्टील बनता। और आज इस देश में कितना स्टील बनता है? इतना हाईटेक इस देश में मौजूद है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस देश में हैं, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हमारा है। और वो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस समय जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का, वो करीब 100 लाख टन के आसपास। तो वो जो रिपोर्ट मिली है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी। समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी, और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इंप्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते, ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके लाते। सरगुजा के इलाके में मैं भी गया उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। तो अभी भी वहां कुछ 30-40 गांव हैं जिस गांव के सरपंच और मुखिया स्टील बनाना जानते हैं। उनमें से एक मुखिया को पकड़कर मैं बीएचयू ले गया था। बीएचयू में जो आईआईटी है उसके मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ले गया, और मैं उस मुखिया को इसलिए ले गया कि सारे प्रोफेसर से इसकी मुलाकात करानी। तो मैंने ले जाके उसको खड़ा कर दिया, और जो स्टील वो बनाता है अपने गांव की भट्टी पर, वो स्टील भी मैं लेके आया साथ में। और मैं तो मेटलर्जी का स्टूडेंट नहीं रहा, इसलिए मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ता रहा। तो जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स हैं बीएचयू में, उनको मैंने कहा कि आप जरा इसको टेस्ट करिए। ये भाई सरगुजा के गांव में स्टील बनाता है, इसको जरा टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो 3 महीने बनारस यूनिवर्सिटी में इस पर मेटलर्जी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इनका स्टील टाटा के स्टील की तुलना में बस 19 है, कोई बहुत कमजोर नहीं है। तो मैंने कहा टाटा के कारखाने में जो स्टील बनता है उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और ये आदमी तो अपनी छोटी सी ब्लास्ट फर्नेस पे ये पका लेता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके साथ जरा डायलॉग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी, कि हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो ये आदमी जानता नहीं, और ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो हम जानते नहीं। तो मैंने कहा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो रुक गया। तो मैंने प्रोफेसर साहब से मजाक में कहा था, इसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेक्चरर बना सकते हैं। कहने लगे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसको आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये सब स्टूडेंट को स्टील बनाना सिखाएगा जो आप नहीं सिखा सकते। आप जो है स्टील बनाने की थ्योरी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टील बनाना नहीं सिखा सकते इन स्टूडेंट्स को, ये सिखा देगा बनाना। तो उन्होंने कहा राजीव बात तो तुम्हारी सही है। मैंने कहा फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? कि चलो वाइस चांसलर से बात करते हैं। तो एक दिन गए हम लोग वाइस चांसलर से बात करते। तो वाइस चांसलर साहब ने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन एक ही बात मुश्किल है कि इसका मैं अपॉइंटमेंट करूं कैसे, इसके पास डिग्री नहीं है। मैंने कहा इस आदमी के पास मान लिया है कि डिग्री नहीं है, लेकिन इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए।
और अगर ये आदमी मर गया तो इसके साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा। और आपका काम नहीं है क्या ये, कि काम तो है, बराबर है, सब बात है, लेकिन तुम बताओ कि मैं सरकार को क्या लिख के भेजूं कि मैंने एक नया लेक्चरर अपॉइंट कर लिया है, उसको तनख्वाह देनी है, तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है। अब इसके पास डिग्री नहीं है तो दिखाऊंगा क्या, तो तनख्वाह कहां से आएगी? मैंने कहा तनख्वाह की आप मारिए गोली, हम कोशिश करके अपनी जेब से इसको तनख्वाह देंगे, आप इसको रख लीजिए यहां। मैं चाहता हूं कि ये आ गया वापस ना चला जाए सरगुजा में, कहीं ये मर गया तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो 10-15 दिन रहा और 10-15 दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात में। और उसके पास में जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए, तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता, तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, यहां एक स्कूल खोलो, मैं तुमको सिखाता हूं स्टील कैसे बनती है। अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और है, वो आदमी, उसके पास ऐसे 40 लोग हैं सरगुजा में, जिस गांव में वो रहता है आजू बाजू में उसके पास 40 लोग हैं। उन 40 लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में, और मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं। अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस का, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं। उसमें उन 40 लोगों को हम लगाएंगे, उनका स्टॉल बनाएंगे, और उनके स्टॉल पे हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं। आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा, मेरा व्याख्यान के बाद मेरा एड्रेस ले लीजिएगा। तो उनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है वो हम सब समझें सीरियसली, कि उस गांव में ऐसे 40 लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि स्टील कैसे बनता है, उन्होंने अपने दादा परदादा पुरखों से सीखा है स्टील बनाने का काम। अब उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे देश में एक कानून है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, वो उनके लिए सबसे बड़ा अड़चन है। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1865 का ये कानून है। तो ये कानून जो बन गया है जब से, तब से उन लोगों का रॉ मटेरियल लेना बंद हो गया, वो जंगल से रॉ मटेरियल नहीं ले पाते। अब वहां खदानें हैं, माइंस हैं, आयरन ओर वहां बेस्ट क्वालिटी का है। दो ही जगह पर हिंदुस्तान में बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, या तो गोवा में है और या तो सरगुजा के इलाके। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है। वो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से वो कानून लागू है तब से वो गांव के लोग जंगल की खदानों से आयरन ओर ला नहीं सकते, और अगर वो ले आए तो वो गैर कानूनी होता, और कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं तो जेल के अंदर कर देते हैं उनको। और तकलीफ दूसरी क्या है कि उसी सरगुजा के इलाके से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जापान की एक कंपनी निप्पन डेर्नो खोद खोद के ले जाती है। 4 जहाज रोज भर के जाते, 4 जहाज आयरन ओर के, और वो जापान में स्टील बनता, वो वापस हिंदुस्तान में आके बिकता। और इस नजदीक के गांव के लोग कहते हैं हमको ये दे दो आयरन ओर, तो कहते हैं नहीं, कानून ऐसा है इस देश में। अब अंग्रेजों ने वो 1865 में कानून बना दिया था, उस कानून के आधार पर इस देश के आदिवासियों को जंगल की संपत्ति लेने से रोक दिया गया था। तो वो आदिवासी बेचारे संपत्ति ले नहीं पाते, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो मर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता यह है कि वो 40 अगर जिंदा नहीं रहे तो इस देश में ज्ञान का जो आखिरी भंडार खुलने की संभावना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान किसी किताब में उपलब्ध नहीं है। मैंने बहुत लाइब्रेरी तलाशे इस देश में, IITs में गया, कहां कहां नहीं गया, किसी भी लाइब्रेरी में इंडियन स्टील की इंडियन स्टील जो बनता रहा कभी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उसकी हिस्ट्री कहीं भी नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में। तो होना चाहिए वो सब, लेकिन करेगा कौन? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ये चूंकि इंटरेस्ट नहीं है हमको, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था अब तक 50 साल में, वो नहीं बन पाया। और इसके विपरीत दूसरे देशों में अगर कोई पुरानी उनके पास कोई टेक्निकल वो है, नो हाउ, उसको वो प्रिजर्व ही नहीं करते हैं, बल्कि लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे देश में ये नहीं हो पाता, सरकार की गलत नीतियों के कारण। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, कोयम्बटूर के इलाके में कभी आपको मौका मिले तो आप घूमिए, मैंने 30-40 गांव घूमे हैं, वहां पर डाइस बनाने वाले लोग हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की डाइस बनाते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया है, और जर्मनी का एक आदमी उस इलाके में घूम के आता है, उसने भारत सरकार को शर्त लगाई है कि कोयम्बटूर के गांव के लोग जो बनाते हैं वही हमको चाहिए। अब उनकी मुश्किल क्या है कि कोयम्बटूर के आसपास के गांव में जो डाइस बनाने वाले लोग हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो पढ़े लिखे नहीं, वो साक्षर नहीं, उनको A फॉर एप्पल नहीं आता, B फॉर बॉय नहीं आता, उनको बाकी बहुत कुछ आता है। तो हम लोगों ने मान ये रखा है कि वो तो बेवकूफ है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है।
तो साक्षरता वाले उनको जाके सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। एक दिन मैं पहुंचा तो साक्षरता वाले बैठे हुए थे, उनको सिखा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफो, तुम इनसे सीखो, तुमको कुछ नहीं आता जो इनको आता, और तुमने इनको ए फॉर एप्पल सिखा भी दिया, बी फॉर बॉय सिखा भी दिया, तो इनके किसी काम आने वाला नहीं है। ये तो जो ज्ञान जानते हैं, जो इनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का हमारे देश के लिए फायदा मिले, उस दृष्टि से इनसे सीखने जाओ, ना कि इनको सिखाने। अप्रोच ये होने की जरूरत है, लेकिन नहीं है। और ऐसे ही एक दो नहीं है, हम लोग पिछले कुछ सालों से लिस्ट बना रहे हैं। ऐसे कुछ 36 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी कभी थी और आज भी हो सकती है, बशर्ते उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनोवेट करने की जरूरत है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसको करेगा कौन? हर एक को तो अमेरिका जाने की पड़ी है इस देश में, हर एक को तो यूरोप जाने की पड़ी है इस देश में। किसी को भी तो इस देश की इंडस्ट्री में और इस देश की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी भी राष्ट्र प्रेम सिखाता नहीं। ये मेरे ही देश का एजुकेशन सिस्टम है जो मुझको राष्ट्र प्रेम नहीं सिखाता, और इसलिए मुझे कभी भी दर्द नहीं होता जब इस देश से भागकर मैं किसी दूसरे देश में पहुंच जाता हूं। तो नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान ये हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं बाहर, 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी भी जिंदा है, कहीं कहीं मरती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपग्रेड करने के लिए जो हमको नौजवान चाहिए वो मिलते नहीं है। और वो देश का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये अपील भी करने आया हूं कि आप में से कुछ नौजवानों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मैं अगले साल एक R&D का बड़ा सेंटर खड़ा करने जा रहा हूं, और शायद वो सेंटर वर्धा में खड़ा होगा, गांधी जी के आश्रम के बाजू में। वो सेंटर खड़ा करने के पीछे मेरा एक ही सपना है, सिर्फ 1 पॉइंट एक सपना है मेरा, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी थी और आज भी कहीं है टूटी फूटी अवस्था में, उस टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे वो एप्लीकेबल बने और कैसे फंक्शनल बने ताकि वो इस देश के काम में आए। एक तो ये काम है दोस्तों, और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये इतना बड़ा काम है, मैं आपको एक ही इशारे से कहना चाहता हूं कि इस देश में कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। चूंकि अंग्रेजों के कुछ सर्वे हैं, हमने तो कभी सर्वे भी नहीं किए हैं इस देश में। अंग्रेजों के सर्वे से अंदाजा लग रहा है कि इस देश में स्टील बनाने की इंडस्ट्री कितनी डेवलप थी। एक याद आ गया तो कह दूं, हमारे देश में एक और रिपोर्ट है, उसी सर्वे में एक छोटी सी पुस्तक है, और वो छोटी सी पुस्तक है 1790 की लिखी हुई। और 1790 के साल में एक अंग्रेज ऑफिसर आया है हमारे देश में, उसकी लड़ाई हुई है हैदर अली के साथ। हैदर अली उस समय यहां का वो है, नवाब है, टीपू सुल्तान, ये इधर डेक्कन के इलाके का। तो हैदर अली से लड़ने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया, और वो अंग्रेज ऑफिसर पहले भी कई बार हैदर अली से लड़ चुका है। उस अंग्रेज ऑफिसर की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है 30-40 पन्ने की। तो वो तो 30-40 पन्ने की पुस्तक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो 1790 के साल की लिखी हुई पुस्तक है, वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, उसको मैं ले आया। उसमें वो लिख क्या रहा है ऑफिसर? वो लिख रहा है कि मैं हैदर अली से युद्ध लड़ने गया और युद्ध में हार गया, और युद्ध में जब हारा है वो, तो हैदर अली ने उसकी नाक काट ली। हाँ, मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है तलवार से, और नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि अब तुम जाओ। तो उस जमाने में क्या होता होगा, अंदाजा मैंने लगाया है। अंदाजे से यह लगता है कि उस जमाने में एक मुहावरा चलता था, आज भी है, कि नाक कटा के आए, माने बेइज्जती करा के आए। तो हैदर अली चाहता तो उसको मार देता, लेकिन वो मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है, और नाक काटकर उसके हाथ में पकड़ाई है और उसको कहा कि अब तुम भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना, अब की बार अगर आए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो ऑफिसर वहां से भागा, और हैदर अली की सीमा के बाहर जब वो निकला है तो एक गांव का जिक्र उसने किया है, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, उस किताब में है। वो गांव की सीमा पर जब आया है तो एक नौजवान उससे मिलता है, और वो पूछ रहा है कि तुम्हारी नाक से इतना खून निकल रहा है, तुम जा कहां रहे हो? तो वो समझ नहीं पाया है, टूटी फूटी भाषा में उसने कुछ बताया है। तो वो नौजवान समझा है कि इसकी नाक कटी है, और हाथ में देख रहा है कि कटी हुई नाक है। तो उस नौजवान ने उसको इशारे से कहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी नाक जोड़ता हूं, माने ऑपरेशन करता हूं। तो वो ले गया, और उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है कुछ 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने सर्जरी की है, और सर्जरी करके उसकी नाक जोड़ी है, और 15 दिन वो उस नौजवान के साथ रहा है। उसके बाद वापस लौट के लंदन गया। लंदन जाके उसका एक दोस्त है जिसको वो कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, सर्जरी तो हिंदुस्तान में होती है। तो लंदन के कुछ सर्जन्स आए हैं
और वो पहुंचे हैं हैदर अली की सीमा में, और हैदर अली को उन्होंने निवेदन किया है कि हमको आपके उन गांव में जाने की इजाजत दीजिए जहां पर सर्जरी करने वाले लोग रहते हैं। तो वो लोग वहां पहुंचे हैं और वो लोग करीब 1.5 पौने 2 साल वहां रहे हैं। सर्जरी उन्होंने सीखी है और सर्जरी सीखकर वापस लंदन गए हैं और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई है। माने 1790 में भारत में सर्जरी की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और यह भी आपको जानकारी दे दूं कि प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सबसे पहले भारत में आई है, यूरोप में यहां से गई है। यूरोपियंस आए हैं, यहां से प्लास्टिक सर्जरी सीख कर गए हैं और तब यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी बनी है और उसके आधार पर इंस्टीट्यूट चले हैं। तो वो पुस्तक में 70-80 पन्ने हैं, बड़े जर्जर अवस्था में है। मैंने उसको कंप्यूटर में फीड करके उसका प्रिंट आउट निकाला और उसको रिप्रोड्यूस करने वाला हूं मैं उस पुस्तक को, और इस देश के मेडिकल कॉलेजेस में भेजने वाला हूं कि देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। और तब इस देश के डॉक्टरों को शर्म आएगी ये कहते हुए कि हम FRS होके आए हैं लंदन से। और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का जिक्र विलियम एडम की रिपोर्ट में भी है। मैं ये विलियम एडम की पूरी रिपोर्ट छापने जा रहा हूं, अगले 1 महीने में इस पर पुस्तक आ रही है, आपको भी पढ़ने को मिलेगी। तो विलियम एडम की रिपोर्ट में उस सर्जरी की घटना का उसने रेफरेंस दिया है, और वो रेफरेंस देते हुए विलियम एडम क्या कह रहा है? विलियम एडम कह रहा है कि मैंने जब भारत का सर्वे किया है तो भारत में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कितना है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी जानकारी वो दे रहा है उस सर्वे में। तो कह रहा है कि पूरे दक्षिण भारत में, माने मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी माने पूरा दक्षिण भारत, करीब करीब 4-5 प्रदेश उसमें शामिल है। तो वो कह रहा है कि पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1.5 लाख कॉलेजेस हैं। गांव कितने मालूम है उस समय? गांव की संख्या है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 के आसपास, जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स में पड़े हैं उनको निकालकर मैंने गांव की संख्या कैलकुलेट की है तो 1,47,000 गांव है और कॉलेजेस 1.5 लाख है। ऑन एन एवरेज हर गांव में 1-1.25 कॉलेज है या 1.5 कॉलेज है मान लीजिए। एवरेज वैसे निकालना नहीं चाहिए, सबसे इडियोटिक वो है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम कर लें। तो हर गांव में 1 कॉलेज है और उस कॉलेज का क्लासिफिकेशन है। विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट में उन कॉलेजेस का क्लासिफिकेशन है। किस आधार का क्लासिफिकेशन है? कि इनमें से ऐसे कॉलेजेस कितने हैं जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जो शब्द इस्तेमाल किया है विलियम एडम ने, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं इसमें? तो विलियम एडम की रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम 22 से 25,000 हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। तो क्या पढ़ाते हैं उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में? तो उसने लिस्ट बताई है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इनमें क्या क्या पढ़ाई होती है। तो वो सब नाम संस्कृत में है। अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यही नहीं जानते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं। क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो नंबर 1 पे कह रहा है कि यहां एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती है। अब आप इस पे कल्पना करिए, एस्ट्रोफिजिक्स 1820 में हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, आज शायद ही कहीं पढ़ाई जाती है, खत्म हो गई है। दूसरा वो कह रहा है कि यहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो उसको वो कह रहा है वैदिक मैथमेटिक्स है। और विलियम एडम कह रहा है कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये इतना अद्भुत है कि कोई भी वैदिक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब आता है, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन दे दो, सेकंड्स में हल कर देता। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो उसने उदाहरण के लिए रिपोर्ट में दिए हैं, तो वो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं। और मेरी जो नई आजादी नाम की एक मैगजीन छपती है उसमें पिछले महीने के अंक में मैंने वो फॉर्मूले छापे हैं। आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करिए, 10 डिजिट्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विद इन सम सेकंड्स। तब मुझे याद आया कि हमारे देश में, दुनिया में एक बड़ा चर्चित नाम है, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी। तो कहते हैं कि वो शकुंतला देवी जी इतनी तेज कैलकुलेशन करती है कि कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि शकुंतला देवी क्या जानती होगी। शकुंतला देवी वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानती है, और वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इतने जबरदस्त हैं कि कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है। हजारों साल से वो चलते आए, टाइम टेस्टेड है। फिर वो और कह रहा है क्या क्या पढ़ाते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है, फिर यहां पे फिजिक्स पढ़ाई, ये ढेर सारे 17-18 शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, और ये सब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के किसी भी बड़े साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। ये विलियम एडम का लिखा हुआ वाक्य।
तो इसलिए अंत में 1017-18 पन्ने की टोटल रिपोर्ट है। अंत में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि अगर इंग्लैंड को, यूरोप को कुछ सीखना है तो भारत से आके सीखे, यहां पर टेक्नोलॉजी है। और उन्हीं दस्तावेजों में से मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में 6वीं और 7वीं शताब्दी में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। यूरोप उस समय बर्फ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। नेचुरल बर्फ एक होती है जो पड़ती है, वो तो वहां है जब से यूरोप बना है, लेकिन बर्फ बनाई जा सकती है वो यूरोप को मालूम नहीं था। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस देश में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी थी। और विलियम एडम उस रिपोर्ट में जो रेफरेंस दे रहा है, हर्षवर्धन का रेफरेंस है। हर्षवर्धन इस देश में 7वीं शताब्दी में है और हर्षवर्धन की राजधानी मेरा अपना गांव रहा है इलाहाबाद, उसको उस समय प्रयाग कहा करते थे। तो प्रयाग हर्षवर्धन की राजधानी है। विलियम एडम कह रहा है कि प्रयाग में बर्फ बनाने के 250 से ज्यादा कारखाने हैं हर्षवर्धन के जमाने में। तो आइसक्रीम बनाने की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से गई है यूरोप में। उनको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, यहां से गया है। और ऐसी बहुत सारी, और एक और मजे की बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजी यूरोप में है वो सब इंडिया से गई हुई है। यह अलग बात है कि उन्होंने उसको इनोवेट किया, इंप्रूव किया, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो भारत का है जो यूरोप में गया है। और यहां आने वाले उनके तमाम जो यात्री हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनके माध्यम से वो गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी कभी इस देश में रही है तो जरूर ये देश दुनिया में बहुत बड़ा टेक्निकल देश रहा होगा। तो उसके भी आंकड़े मौजूद हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, एक डिबेट, उसमें जो एक चर्चा चल रही है, चर्चा ये है कि 1820 और 1835 के साल में दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का, 33%। तो वो एक्सपोर्ट अगर हमारा 33% है 1835 में, माने दुनिया में जो कुल निर्यात है उसका 1/3 निर्यात अकेले हम कर रहे हैं। तो इसका माने भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं रहा होगा, भारत एक बहुत बड़ा उद्योग प्रधान देश भी रहा होगा। और अगर भारत उद्योग प्रधान देश रहा होगा तो भारत में टेक्नोलॉजी भी रही होगी। और अगर वो टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसके शोध करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी। हो सकता है उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी उतनी जरूरत की हो जितनी कभी 200 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए हमको थोड़ा सा इंट्रिंसिक होने की जरूरत है। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए, हमको अमेरिका की दुनिया दिखाई देती है, यूरोप की दुनिया दिखाई देती है, अपने देश की दुनिया भी देखनी चाहिए कि यहां क्या पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसमें से हम हमारे देश के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से भारत को आपकी जरूरत है। ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है। इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है कि ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है जो कभी रही इस देश में हजारों साल, वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, इंप्रूव करें तो शायद भारत की आज की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और वो कैसे मिल सकता है? मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि यूरोप से आई हुई सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है। साइंस यूनिवर्सल हुआ करता है। साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा, वही फ्रांस में भी होगा, वो जर्मनी में भी होगा, वो यूरोप के किसी भी देश में होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगा, कहीं भी होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है। तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है। विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट में। लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में? वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग 6वीं 7वीं शताब्दी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों? समझने वाली बात। हम अगर 6वीं 7वीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद है 6वीं शताब्दी में, तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हमारी जरूरत नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है? यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली, वेस्ट में नहीं थी। यहां से चीन गई होगी, चीन से फिर यूरोप में गई है।
तो यूरोपियन लोग कहते हैं, फ्रांस में मैंने देखा, फ्रांस में सॉर्बोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशंस चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की, तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी गंभीरता ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करे। तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने यह काम किया। क्यों किया? तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में। जेएल बेयर्ड की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया। तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है? तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहें,